हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें हमने जीके जीएस हिंदी में मैथ के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां जाकर आप लोग लेकर के रीड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी, आपको यहाँ पर पूछा। तो ये देखिए, अगर आप मद निषेध उत्पाद पुलिस की और चाहे बिहार फायरमैन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका जो है पूरे के लिए आपका ये कवर होगा। क्योंकि देखिए, जो पूछा जाता है कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में सारा सिलेबस आपका समान है, इसलिए आपको जो है चाहे बिहार फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हो या मद निषेध की कर रहे हो, चाहे उत्पाद पुलिस की कर रहे हो, तो इस सभी के लिए आपका जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है और साथ में आपको पीडीएफ जाकर के लें, ताकि वहां से आप जाकर के रीड कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, सत्य शोधन समाज की जो स्थापना किया गया था, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना कि जो सत्यशोधन समाज की स्थापना किया गया था, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपका 1873 में किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है 2 नंबर में, सलवाई की संधि किस वर्ष में हुआ, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि सलवाई की जो संधि हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका जो है 1782 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक ओरेट की बात करें तो ये आपका 17 मई को हुआ था। कब हुआ था, तो ये आपका 17 मई 1782 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आप सभी के सामने अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, रामचरितमानस जो ये जो लिखा गया था, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है। तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया था, ये रामचरितमानस लिखा गया था। इसके अलावा बात करें तो विनय पत्रिका जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और दोहावली भी जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास जी के द्वारा। और इसके बाद कवितावली की बात करें या हनुमान चालीसा की बात करें, हनुमान चालीसा के बारे में आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। इसके अलावा बात करें कि बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पर्वती मंगल, ये सभी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना जो कि तुलसीदास के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको लगातार पीडीएफ को रीड करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा और रिवीजन होते रहेगा, तभी आपका जो माइंड में ये क्वेश्चन सेट रहेगा। क्योंकि सारा प्रश्न आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एग्जाम डेट आपका स्थगित नहीं होगा कोविड-19 के कारण से भी। ठीक है, ये आपका 27 मार्च को आपका जो कन्फर्म, हालांकि बिहार की इस समय आगे है स्थगित करने में और स्कूल कॉलेज बंद करने में, लेकिन फिर भी इस बार जो आपका स्थगित नहीं होगा। ठीक है, इसमें चूंकि आपको होम सेंटर मिलेगा, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एग्जाम को देना है। तो फाइनली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि रामचरितमानस जो आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है 4 नंबर में, यहाँ पर आपको बताना कि चोरी चोरा घटना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि चोरी चोरा जो घटना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इन्हीं चोरी चोरा हत्याकांड के कारण से महात्मा गांधी के द्वारा पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था। डायरेक्ट पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब वापस लिया गया था। तो याद रखिए कि आपका 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया गया था। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि इसमें 21 पुलिसकर्मियों की जो है हत्या कर दी गई थी, जो कि पब्लिक के द्वारा जो है, मतलब वहाँ पर जो वो जो समूह जो बनाया गया था, उसको वहाँ पर क्या था कि इसमें बहुत सारा जो है फंडा था, जैसे कि काला कानून वगैरह, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है चोरी चोरा हत्याकांड हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 5 नंबर में, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु देव को फांसी दी गई थी, तो बताइए किस तिथि को दिया गया था। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, जो बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पर बात करें कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि भारत को आज़ादी जब मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर की बात करें कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्लेमेट एटली थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें
कि बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ये आपका अश्वघोष हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये संस्कृत का एक महाकाव्य है जिसमें कि गौतम बुद्ध का जीवनी जो है ये आपका वर्णित है, किसमें, तो ये बौद्ध चरित्र में, इसमें गौतम बुद्ध की जीवनी वर्णित है और ये क्या है, एक प्रकार का महाकाव्य है, संस्कृत का महाकाव्य है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि बौद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आपका अश्वघोष हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस लोकप्रिय भारतीय नेता देशबंधु के रूप में जाने जाते थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए देशबंधु के रूप में जो जाने जाते थे ये चित्तरंजन दास को जाने जाते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में आपको बताना कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिखों के 9वें गुरु जो जाने जाते हैं ये गुरु तेज बहादुर को जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है 1557 में राणा सांगा किस लड़ाई में बाबर से हारे गए थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि 1557 में हुआ था ये खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा वो युद्ध हुआ था, तो ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें की बात करें तो राणा सांगा की पूछा जा रहा है कि उन्हें तो 1527 में राणा सांगा किस लड़ाई में बाबर से हारे गए थे, तो ये खानवा के युद्ध में हारे गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट 1932, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि पूना जो पैक्ट हुआ था इसके बारे में डेट आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि पूना पैक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपको 1932 में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी और किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें एक्यूरेट की पूना पैक्ट कब हुआ था, इसमें एक्यूरेट पूछा जाता है आपको दिसंबर, जैसे कि दिसंबर में हुआ था 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। तो ये भी आपको पूछा जाता है, मंथ के बारे में भी पूछा जाता है। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी और अम्बेडकर के बीच 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने आप लोगों को पूछा जा रहा है कि हुनों को परास्त करने वाला अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्त राजा कौन था, बताइए। तो यहाँ पर बात करें कि हुनों को समाप्त करने वाला अंतिम शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गुप्त राजा कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा स्कंद गुप्त थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि विजयनगर साम्राज्य में वेनिस यात्री कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि विजयनगर साम्राज्य में वेनिस यात्री कौन था, यह आपका निकोलो दी क्विंटी था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दी नहीं लिखा हुआ, निकोलो दी क्विंटी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा निकोलो क्विंटी। तो फाइनली आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको ए राइट हो जाएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य में वेनिस यात्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि राष्ट्र के लिए किसका आह्वान था, आह्वान उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी इसको कवर किया है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इनका कथन था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है, सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, बताइए। तो खुदाई खिदमतगार की बात करें तो इसकी जो स्थापना किया गया था ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो किया गया था ये कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था। खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना किया गया था ये 1920 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा कि खुदाई खिदमतगार जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था, या स्थापना बोल सकते हो। तो यह कब हुआ था, 1920 में हुआ था। लेकिन ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था और इसका मतलब होता है खुदाई खिदमतगार जो ये एक प्रकार का क्या है, ये आपका एक प्रकार का जो है फारसी वर्ड है, क्या एक प्रकार का ये आपका फारसी जो है ये मतलब वर्ड है। और इसका बात करें कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक इसका मतलब होता है। इसका हिंदी में बात करें तो ऐसे इसको खुदाई खिदमतगार के नाम से ही आपसे पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शिवाजी किस वर्ष में शीर्षक छत्रपति ग्रहण किया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए शिवाजी की बात करें कि किस वर्ष शीर्षक छत्रपति ग्रहण किया था, तो ये आपका जो है 1674 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस साल में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो बताइए कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो किया गया था ये आपका 1930 में किया गया था। याद रखिए कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है दीन ए इलाही के प्रस्तावक कौन थे। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए दीन इलाही जो था इसके प्रस्तावक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और दीन इलाही की जो घोषणा किया गया था ये कब किया गया था, तो याद रखिए कि 1582 में दीन इलाही की घोषणा किया गया था। इसके बारे में आपसे डेट भी पूछा जाता है, जहां भी डेट पूछा जाता है या पूछा हुआ है उसको हम यहाँ पर बताते चलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दीन इलाही के जो प्रस्तावक है ये आपका जो है अकबर है। और इसकी जो स्थापना यानी कि इसका जो मतलब बोल सकते कि घोषणा हुआ था कब हुआ था, तो ये आपका 1582 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा है 19 नंबर में, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पथेर दाबी के लेखक कौन है, बताइए क्या हो जाएगा इसके लिए आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार जो उपन्यास पथेर दाबी के लेखक हुआ करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है वास्को डिगामा किस साल भारतीय धरती पर कदम रखा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वास्को डिगामा के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि ये केरल के तालीकट पर सर्वप्रथम ये उतरे थे। समुद्री मार्ग की खोज जो किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था। और ये जो कब भारत आए थे तो ये 1498 में आए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको सह्याद्री के नाम में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है किस देश में ज्वालामुखी पर्वत माउंट टोकोपेक्सी स्थित है, तो बताइए किस देश में ज्वालामुखी पर्वत माउंट टोकोपेक्सी स्थित है, तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें फाइनली आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका इक्वाडोर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिणी अमेरिका देश के इक्वाडोर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भूकंप के अध्ययन के लिए भूमि विज्ञान की विशेष शाखा क्या है। तो देखिए भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। इसको सिस्मोग्राफ पर रीड किया जाता है, इसलिए इसको सिस्मोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगर सिस्मोलॉजी यहाँ पर आपको तो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप विज्ञान। अगर भूकंप विज्ञान रहेगा तो सिस्मोलॉजी नहीं रहेगा, सिस्मोलॉजी रहेगा तो भूकंप विज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप के अध्ययन के जो विज्ञान शाखाएं हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भूकंप विज्ञान कहते हैं या सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है बंगाल का दुख के रूप में जो जाना जाता है, बोलिए बंगाल के दुख का रूप में कौन जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में दामोदर नदी को याद रखिएगा कि दामोदर नदी को बिहार में क्या कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है, दुख की नदी इसे कहा जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, तो ये आपका हो जाएगा ये शोक नदी हो जाएगा। बिहार का जो है ये आपका शोक नदी है जो कि दुख के नाम से जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर शोक, तो ये आपका देखिए मिस्टेक हो यहाँ पर आपका क्या होगा कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में शोक के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा अगर बात करें कि मार्ग किसके द्वारा बदली जाती है, तो ये कोसी नदी के द्वारा बदली जाती है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात करें कि बंगाल का दुख के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, दामोदर नदी जानी जाती है, क्योंकि इन्हीं के कारण से बंगाल में ज्यादातर बाढ़ आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है 25 नंबर में कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए गोदावरी की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1465 किलोमीटर। गोदावरी की आपका लंबाई है कितना है, 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ से आपका जो है 5 प्रश्न आपका मैथ का भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी तथा उसकी माँ का आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है, तथा उसकी आयु का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लक्ष्मी है, ये आपका लक्ष्मी हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी माँ है, ठीक है। इन दोनों में आयु का जो अंतर दिया हुआ कितना दिया हुआ, आयु का जो रेशियो दिया हुआ है 3 अनुपात आपको यहाँ पर 11 दिया हुआ।
इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है तथा उसकी आयु का अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 24 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर आयु का अंतर, यहाँ देखिए रेशियो में क्या है, अगर निश्चित राशि को सबसे पहले आपको यहाँ पर पकड़ना चाहिए। तो निश्चित राशि का तुलना जिस फॉर्मेट में आपको राशि दिया हुआ है उसका तुलना उसी फॉर्मेट से कीजिए और जो निकालना रहेगा उसको गुना कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 24। तो यहाँ पर आपका रियल में अंतर कितना दिया हुआ है 24 और रेशियो में अंतर कितना का है, तो यहाँ पर आपको 8 का अंतर दिया हुआ। तो अंतर का तुलना अंतर से कीजिए और जो निकालना है उसको गुना करेंगे। तो पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पता है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब है कि लक्ष्मी और उसकी माँ का आयु का अनुपात क्या होगा। तो लक्ष्मी निकालना है तो 3 से गुना करेंगे रेशियो वाला से, और उसकी माँ निकालना है तो 11 से गुना करेंगे। तो 8 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 8 तरीक आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 तरीक कितना हो जाएगा 24। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लक्ष्मी और उसकी माँ का आयु निकालते हैं, उसके बाद 3 वर्ष बाद का निकालेंगे। क्योंकि रेशियो जो यहाँ पर दिया हुआ आपका ये कब का दिया हुआ है, तो ये 24 वर्ष यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसकी आयु का अंतर इतना, लेकिन 3 वर्ष ये वर्तमान का दिया हुआ हम लोग को निकालना है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जाएंगे तो उसमें 3 को ऐड करके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 तरीक कितना हो जाएगा 9। तो लक्ष्मी जो निकल करके आएगा ये आपका 9 आ जाएगा। वही हम लोग उसकी माँ की बात करें तो उसकी माँ कितना हो जाएगा, तो 11 तरीक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष बाद निकालना है तो लक्ष्मी में भी 3 वर्ष ऐड करेंगे और उसकी माँ में भी 3 वर्ष ऐड करेंगे। अगर 9 में 3 को ऐड करते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर माँ में उसके 3 वर्ष ऐड करते तो आपका कितना हो जाएगा 36। तो 12 तरीक कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 36। तो 1 अनुपात यहाँ पर आपका 3 जो है यहाँ पर आपका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो अनुपात निकल करके आएगा 1 अनुपात 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 27 नंबर में, एक संख्या का 16% 216 है। तो देखिए यहाँ पर निश्चित राशि आपका 216 दे दिया गया है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है किसी संख्या का 16%, तो संख्या हमको पता नहीं है क्या है, तो 100 आप मान करके चल सकते हो, या तो परसेंटेज को अगर 16 से खत्म करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक संख्या जो आपका निकल करके आया ये आपका 100 आ चुका है। अब तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 कोई संख्या है जिसका कि 16% 216 है। कितना है 216। तो 216 आपका निश्चित राशि दिया हो, लेकिन 100 का कोई संख्या 16 ऐसा है जो कि कितना है 216 है। तो 16 से इसको तुलना कर दीजिए और निकालना क्या है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को वो जो संख्या है वो संख्या सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो संख्या आखिर क्या है। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। क्योंकि 100 यहाँ पर आपका आया हुआ है तो 100 आ जाएगा। तो ये आपका संख्या आ चुका है, लेकिन इस संख्या का आपको यहाँ पर निकालना है 27% क्या होगा। तो 27 से आप गुना कर दो, 27 से जैसे गुना करके नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। चूंकि परसेंटेज को खत्म करेंगे 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, इसको काटना चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, 2 से काटिए, 4 से फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 4 से इसको 4 बार में काटिए और 4 से इसको काटिए। तो 4 5 20 आपका हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 से इसको काटिए, फिर 16 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटिए, 2 2 4 2 से 3 14, यानी कि 27 गुना आपको क्या करना है 27 करना है। तो बताइए कि 27 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो 27 गुना 27 करेंगे तो ये आपका 229 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बट्टे यहाँ पर आप 2 से आपको डिवाइड कर देना। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए 2 से इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाइए, यहाँ पर आपका कितना 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 बचेगा, 2 5 10 और फिर 0 लगाएंगे, 2 5 10, यानी कि फाइनली आपका कितना हो जाएगा 364.50 हो जाएगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 28 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको दिया हुआ है 280 है तथा उसका महत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया था कि जब कभी इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए कि यहाँ पर देखिए क्या इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका होता है LCM गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा HCF। बस यही फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको दिया हुआ है 280 है और इसका महत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ है। तो लघुत्तम समावर्तक के जगह पर चलिए लघुत्तम समावर्तक को रख देते हैं 280 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको 7 दिया हुआ, इसका HCF दिया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जो संख्या है यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, आपका 35 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या या पहली संख्या कुछ भी हो सकता है आपका 35 और ये 35 इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 25 5 36, यानी कि 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 29 नंबर में कि यदि 75 संख्याओं का माध्य 35 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से बढ़ाया जाए
तो नई संख्या का माध्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न में जो है जानते हुए भी लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि 75 संख्याओं का माध्य यहाँ पर आपको 35 दिया हुआ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 का बढ़ोतरी किया जा रहा है, 5 बढ़ाया जा रहा है, तो उसके माध्य में जो है कितना का जो है वृद्धि होगा, ये आप वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो माध्य या एवरेज में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो माध्य एक प्रकार का एवरेज ही बोल सकते हो, क्योंकि माध्य जिस प्रकार से निकालते हैं उसी प्रकार से एवरेज भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में यहाँ पर जो है 5 का वृद्धि किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है कि जो इसका एवरेज रियल में यहाँ पर आपको दिया कितना है माध्य 35 दिया हुआ, इसी में आपको यहाँ पर क्या करना है कि 5 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपका 40 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि यदि 75 संख्याओं का माध्य यहाँ पर आपको 35 दिया हुआ है, सिंपली समझिए कि 75 संख्याओं का माध्य यहाँ पर आपको 35, तो ये माध्य यानी कि एवरेज करके आपको यहाँ पर दिया हुआ, माध्य निकाल करके दिया हुआ है, और सभी संख्या में अगर ऐड करके हम लोग अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सभी में बढ़ जाएगा फिर से। तो डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इसका एवरेज जो दिया हुआ है, यानी माध्य जो दिया हुआ है, माध्य को आप एवरेज नहीं बोल सकते, सिर्फ यहाँ पर तुलना कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फंडा एक ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर माध्य या एवरेज पूछता है तो वही काम करते हैं हम लोग, 5 को इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। तो 40 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 30 नंबर में कि 1200 रुपया को 1:2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो विभाजित कैसे करना है, तो देखिए निश्चित राशि यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 1200, तो 1200 यहाँ पर आपको दिया हुआ, निश्चित राशि का तुलना उसी से करेंगे, निकालना रहेगा, गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें देखिए इसका जो योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ 1200, और 1200 को 1:2:3 को फॉर्मेट में विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका अलग अलग वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका योग यहाँ पर आपको 1200 दिया हुआ, लेकिन रेशियो की योग की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो 6 से हम लोग को यहाँ पर डिवाइड कर देना है। 6 से यहाँ पर आपको हो गया तुलना, हो गया योग का तुलना योग से, और जो निकालना रहेगा उसको गुना। तो देखिए निकालना क्या है, तीनों का मान निकालना है। जैसे एक का पहला का वैल्यू निकालना है तो 1 से गुना करेंगे, फिर हम लोग को क्या करना है, दूसरा का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, तीसरा का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से यह 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इन 200 को एक बार 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, और यही 200 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा, और यही फिर 200 को हम लोग को 3 से गुना करना है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो तीनों में जो विभाजित होकर के रेशियो सॉरी या जो निश्चित जो आपका मान आएगा ये कितना आएगा, तो 200 400 और 600 आएगा। तो देखिए जोड़ के इसको यहाँ आपका आ जाएगा 1200। तो देखिए 600 400 10 और 2 1200 आ गया। तो यहाँ पर आपको 200 400 600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।